हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से अभी कुमार गुप्ता आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। काफ़ी बच्चों के मेरे पास काफ़ी दिन से लगातार मैसेज कॉल्स आ रहे थे कि सर आपकी जर्नी के बारे में हमें बताइए कि आपने किस तरीके से आपने कितना पढ़ा और कैसे तरीके से आपने सिलेक्शन को सिक्योर किया। ठीक है? एम्स दिल्ली तक का सफ़र जो है वो मेरा क्या रहा उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन-कौन से मेरे गोल्डन रूल्स थे, कौन-कौन सी मेरे नेगेटिव पॉइंट्स थे, कौन-कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स थे, मैंने कितना पढ़ा, कितने समय में मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया और क्या-क्या रिवीजन के अंदर मैंने इंक्लूड किया, कैसे रिवीजन किया, उन सब के बारे में डिटेल में हम यहाँ पे बातें करने वाले हैं। लेक्चर को लास्ट तक देखना है ताकि आपको पूरी की पूरी रामायण जो है, पूरी की पूरी कहानी जो है, वो आपको समझ में आ जाए। मैं जितने भी चीज़ें आपको बोलूँगा, मैं जितनी भी चीज़ें आपसे बताऊँगा, वो सारी चीज़ें मैंने अपने ऊपर ढाली हुई हैं, मैंने अपने आप में एक्सपीरियंस किया हुआ है। उन सब चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा और कौन-कौन सी नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, उन सब के बारे में भी मैं आपको बताऊँ। ठीक है बच्चों? चलिए, लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं ईज़िली समझ में आ जाए। चलिए, मैंने सबसे पहली बात की आपका जो थंबनेल है वो आपने देखा होगा कि हाउ टू क्रैक नॉर्थ-सेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कैसे नॉर्थ-सेट को क्लियर किया था, देखो। सबसे पहली चीज़ सबसे पहली चीज़ मैंने नर्सिंग में एडमिशन लिया। देखो, नॉर्थ-सेट को क्लियर करने के लिए आपको पता है कि नर्सिंग में एडमिशन लेना ज़रूरी होता है। क्या क्या बच्चों? नर्सिंग में एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब मैंने नर्सिंग के अंदर सबसे पहली चीज़ ये कि मैंने जब 12th पास करी मैंने जब बच्चों पहले 12th पास करी, पीसीबी मेरा सब्जेक्ट था। पीसीबी के अंदर मैंने पीसीबी के साथ ही मैंने क्या करी थी 12th पास करी थी। हमारे लोकल स्कूल से करी थी। उसके बाद मैं वहाँ से जयपुर निकल गया। मेरे घरवालों ने बोला था कि हमारे टाइम पे एआईपीएमटी होता था। आज नीट की तैयारी करवाते हैं, लेकिन मेरे टाइम पे एआईपीएमटी करके ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट करके होता था। तो आज नीट की तैयारी है, ठीक है? तो मैंने नीट का प्रिपरेशन 12th के साथ-साथ ही किया था। मैं फाउंडेशन क्लास में था और मैंने उसी के साथ-साथ क्या किया था, नीट की प्रिपरेशन जो है वो करी थी। उसके बाद उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, उसमें कुछ नंबर मेरे बहुत कम रह गए थे, तो उसके रिगार्डिंग फिर मैंने ठाना कि अपने सारे दोस्त नर्सिंग कर रहे हैं, सारे दोस्त नर्सिंग कर रहे हैं, तो मैं भी नर्सिंग कर लेता हूँ। तो मैंने उनके साथ-साथ नर्सिंग के अंदर एडमिशन ले लिया बच्चों। मैंने उनके साथ-साथ नर्सिंग के अंदर एडमिशन ले लिया। घरवालों ने काफ़ी कहा था घरवालों ने काफ़ी कहा था कि नहीं, हमें तो नीट की ही तैयारी करनी है। घरवालों ने काफ़ी कहा था कि हमें तो नीट की ही तैयारी करनी है, बट नीट के अंदर मुझे पता था कि मैं सिलेक्शन नहीं ले पाऊँगा क्योंकि मेरी फिज़िक्स फिज़िक्स मेरी क्या है बच्चों, वीक है। फिज़िक्स वीक है, इसीलिए मैं अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकता, फिज़िक्स मेरे को नहीं आती थी। मैं साफ बताता हूँ आपको, फिज़िक्स में मैं बहुत कमज़ोर हुआ करता था और अभी भी हूँ, लेकिन फिज़िक्स की वजह से ही मैंने नीट की तैयारी नहीं करी। मुझे पता है कि अभी 2-3 लाख रुपए खर्च हो जाएँगे, घरवालों के और अब कुछ होना-जाना नहीं है। इसीलिए मैंने नर्सिंग के अंदर एडमिशन ले लिया। अब मैं ठहरा हिंदी मीडियम से जब मैंने बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन लिया। बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन लिया, ये मुझे पता था कि सब कुछ इंग्लिश के अंदर पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ मुझे इंग्लिश के अंदर ही पढ़ना पड़ेगा और मैं ठहरा हिंदी मीडियम से, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी। क्या हुई थी बच्चों? मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी किस चीज़ को इंग्लिश को समझने में, उसको सेंटेंस बनाने में, उसको पढ़ने में। तो फिर मैंने ठाना कि मुझे यही बीएससी नर्सिंग भी छोड़नी है, मुझे जीएनएम के अंदर दाखिला लेना है क्योंकि जीएनएम के अंदर उस टाइम पे क्या थी, हिंदी भी अलाउड थी। ठीक है? तो फिर मेरे एक टीचर हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। तो उन्होंने मेरे को सलाह दी कि बच्चों ये सबके साथ ही होता है। ये जो प्रॉब्लम है ये सबके साथ होती है, ये आपके साथ अलग से नहीं हो रही है। क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं हिंदी मीडियम से होते हैं जिनको इंग्लिश में समझने में, सेंटेंस बनाने में, ग्रो करने में दिक्कत बहुत आती है। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो कुछ दिनों तक की रहती है। उसके बाद आपको इसके अंदर समझ में आने लगता है और इसके अंदर आप ढल जाते हो। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी। हमारे इंटरनल टेस्ट हुआ करते थे कॉलेज के अंदर। इंटरनल टेस्ट होते थे, उन सब इंटरनल टेस्ट के अंदर में सब फर्स्ट टाइम में जब मैंने दिए थे, तो मैं फेल हो गया सब में। फिर मैंने ठाना फिर मैंने ठाना कि मुझे अब पढ़ना पड़ेगा, मुझे सेंटेंस बनाना सीखना पड़ेगा और अपने डे बाय डे इंग्लिश की एक्टिविटी को अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है? फिर मैंने अपने आप के ऊपर काम किया और काम करने के बाद अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे और मुझे इंटरेस्ट आने लगा, ठीक है? तो यहाँ तक की बात नर्सिंग के अंदर मैंने जब एडमिशन लिया और मेरे को बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई, ठीक है? बट हो गया ठीक। फिर
जो आपको पता है कि जस्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, ये कैसे पास करते हैं ये आप सभी को पता है, इजीली पता है। ठीक है, ये आप सभी को इजीली पता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे एक सॉल्ड पेपर करके एक बुक आती है, सॉल्ड पेपर करके एक बुक आती है, सभी लोग पढ़ते होंगे और पढ़ा भी होगा। जिसके अंदर क्या होता है, पुराने क्वेश्चंस होते हैं, ओल्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो कि कहाँ आए हुए होते हैं, हमारे एग्जाम्स के अंदर आए हुए होते हैं। तो हमारे एग्जाम्स के अंदर आए हुए होते हैं, तो उनको पढ़ के ही आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर पास कर सकते हो इजीली। ठीक है, मैं बहुत ही ज्यादा एक हम कह सकते हैं कि होनहार छात्र नहीं था। मैं अपने टाइम में एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, बिल्कुल एवरेज, जिसको बस जस्ट पास होना है कॉलेज टाइम के अंदर, और अपना जो है वो एक सीट को सिक्योर करना है, बस फेल नहीं होना है ताकि घर वालों तक कॉल ना जाए। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या मैंने अपनाई, ठीक है, मेरा जब सिलेक्शन जब मेरी फोर्थ ईयर कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने फोर्थ ईयर से ही मैंने अपने आप को प्रिपेयर करना चालू कर दिया था। किसके लिए, हमारे नॉर्थ सेट के लिए, हमारे नॉर्थ सेट के लिए पहले मैंने अपने आप को क्या किया, प्रिपेयर किया कि मुझे क्या करना है, कि मुझे क्या करना है, नॉर्थ सेट के अंदर जाना है और एक एम्स के अंदर जॉब लेनी है। अगर मैं आपसे एक चीज की बात करूं, अगर मैं आपसे एक चीज की बात करूं कि नर्सिंग के बाद जो स्कोप रहता है, नर्सिंग के बाद जो स्कोप है, वो क्या आप ढूंढते हो, एक अच्छा, अगर आपको एक स्कोप चाहिए कि मुझे तो 1 लाख रुपए सैलरी चाहिए और इंडिया के अंदर ही जॉब चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, एम्स के अंदर एक एक रेपुटेड एम्स के अंदर आप जॉब करते हो, तो बहुत एक गर्व की बात होती है, अपनी फैमिली के लिए एक गर्व की बात होती है। अगर आप इंडिया के बाहर जाना चाहते हो, तो नर्सिंग के अंदर बहुत अच्छे स्कोप्स हैं, और अगर इंडिया के अंदर देखोगे तो एम्स के अंदर बहुत अच्छा स्कोप है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं हम, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपको एक अच्छा पैकेज देती है, अच्छा एक एनवायरनमेंट देती है, और बहुत सारी चीजें जो है वो आपके साथ अच्छी अच्छी होती है। ठीक है, अब मैंने जब नॉर्सेट की प्रिपरेशन के लिए ठाना, जब मैंने नॉर्सेट की प्रिपरेशन के लिए ठाना, तो मैंने क्या किया था, मैंने मेरी जो नर्सिंग है वो 2020 के अंदर पास आउट हुई थी। मैं कब हुआ था, नर्सिंग पास आउट हुआ था 2020 के अंदर। उस टाइम पे बच्चों एक महामारी फैल रही थी, कोविड, कोविड-19 उस टाइम पे फैल रहा था, तो मुझे कोचिंग जाने का मौका नहीं मिला। मुझे कोचिंग जाने का मौका नहीं मिला बच्चों। तो मैंने क्या किया, अपने आप से सेल्फ स्टडी करी, ठीक है, सेल्फ स्टडी करके ही मैंने अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाया है। इस बात का आप इस बात को आप समझो कि उस टाइम पे कोविड का ज़माना था, कोविड के टाइम पे मैंने 2020 के अंदर पहला नॉर्सेट दिया, जिसके अंदर मेरी 67 परसेंटाइल आई थी बच्चों। कितनी आई थी? 67 परसेंटाइल। और ये मैंने कब क्या दिया था? बिना पढ़े दिया था। बिना पढ़े इन द सेंस कि कोविड से घर से मैं गया था, घर से पढ़ने के बाद आपको पता है कि घर से इतना भी आप नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि घर पे बहुत सारे काम्स होते हैं, और कोविड में आपके पास कोई रिसोर्सेज़ भी नहीं था कि आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो या कोचिंग ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ था नहीं। तो मैंने बिना पढ़े 67 परसेंट लाई, तो मुझे एक बार कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अब ये कर सकता हूँ, कि मैं अब ये इजीली कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, आई थिंक मैं शायद मार्च या अप्रैल में 2021 के मार्च या अप्रैल में मैं चला गया, कहाँ पे, जयपुर चला गया अपने रूम पर। मैंने वहाँ पे रूम ले रखा था जयपुर के अंदर, मैंने वहाँ पे रूम पे स्टडी करी। उसके बाद मैंने अपने आप को, जो सेल्फ स्टडी मैं करता था, मैंने उसी को कंटिन्यू रखा। मैंने अब से सबसे पहले नोट्स बनाए, सबसे पहले मैंने अपने नोट्स बनाए, बुक्स से, किताबों से, यूट्यूब से, ठीक है? वहाँ से जहाँ से भी मुझे अच्छे कंटेंट मिले, मैंने वहाँ से अपने नोट्स बनाए एंड नोट्स का रिवीजन किया मल्टीपल टाइम्स। वो कहते हैं ना कि आपके पास नोटबुक ज़्यादा नहीं, आपके पास जो नोटबुक है उसका रिवीजन मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए। मल्टीपल बुक्स की ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल रिवीजन की ज़रूरत है। तो मैंने मल्टीपल टाइम्स अपना उन्हीं चीज़ों का रिवीजन किया। रिवीजन करने के बाद जब 1 महीना बच गया था एग्ज़ाम का, मुझे आज भी याद है कि हमारी एग्ज़ाम जो थी वो सितंबर 19 को होने वाली थी, लेकिन वो पोस्टपोन होके 15 अक्टूबर हो गई थी। नॉर्थ सेट 2 की बात कर रहा हूँ बच्चों। नॉर्थ सेट 2 की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, 15 अक्टूबर को पोस्टपोन्ड हो गई थी। मैंने अपना जो टेस्ट सीरीज़ उसके बाद मैंने जॉइन करी। टेस्ट सीरीज़ मैंने अपने आप जॉइन करी। उस टाइम हमारे टाइम पे क्या था कि नॉर्थ सेट जो था वो 200 क्वेश्चन्स का आता था। 200 क्वेश्चन्स आते थे, और 200 क्वेश्चन्स 180 मिनट के अंदर आपको कवर अप करने पड़ते थे। ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा टास्क था कि वो सारे के सारे क्वेश्चन्स पढ़ पाएँ। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट जो था इसके अंदर बहुत बच्चों का वीक था। मैंने इसी चीज को अपने आप को प्रिपेयर किया।
तो जो भी टेस्ट सीरीज होती हैं वो आपके एनालिसिस के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए होती हैं, एनालिसिस और टाइम मैनेजमेंट के लिए ही होती हैं। तो मैंने क्या किया कि जो पल मैं एग्जाम में जीने वाला हूँ 200 क्वेश्चंस का, उस पल को मैंने टेस्ट सीरीज के अंदर जिया अपने घर पे ही। मैं वही टेस्ट अपने आप को प्रिपेयर होके देता था और वही 3 घंटे का टाइमिंग लगा के देता था। 3 घंटे के अंदर मैं कितना क्वेश्चन कर पाऊँ, उस हिसाब से ही मैं उस क्वेश्चन आंसर्स को करता था बच्चों। और उसी प्रकार से जैसा आप मेन एग्जाम में बैठते हो, उसी प्रकार से मैं अपनी टेस्ट देता था, बिना टीपे, बिना इधर-उधर देखे, बिना वॉशरूम जाए। मैं अपने आप को ऐसा ही मानता था कि मैं कहाँ बैठा हूँ, एग्जाम हॉल के अंदर बैठा हूँ और मैं टेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है? 3 घंटे में सबसे पहला जो टेस्ट दिया था मैंने, सबसे पहला जो टेस्ट दिया था, उसके अंदर अगर मैं आपसे कहूँ तो मैं 100 क्वेश्चन ही पढ़ पाया था, कहाँ तक? 3 आवर्स के अंदर, मतलब 180 मिनट के अंदर मैं 100 क्वेश्चन तक ही पहुँचा था। बाकी के जो 100 क्वेश्चन्स थे मैंने उनको नहीं पढ़ पाया। जब मैंने एक्स्ट्रा टाइम में उन 100 क्वेश्चन्स को देखा तो उनमें से 50 क्वेश्चन्स ऐसे थे जो मेरे को आते थे, लेकिन मैं उनको टाइम टाइम नहीं होने के कारण मैं उनको पढ़ ही नहीं पाया। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है, क्वेश्चन आंसर या पेपर करने का एक तरीका होता है, वो क्या होता है देखो। सपोज़ देखो आजकल का पैटर्न जो है वो अलग हो गया है, आजकल का जो पैटर्न है प्री और मेंस के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। जैसे अगर मैं प्री की बात करूँ तो आपके अंदर 5 स्लॉट्स बनाए जाते हैं, 5 स्लॉट्स बनाए जाते हैं और 100 क्वेश्चन्स होते हैं, 20 क्वेश्चन्स होते हैं, 1 स्लॉट के अंदर 18 मिनट के अंदर करने होते हैं। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे चाहे 5 लाइन का हो, ठीक है? सारी की सारी एनर्जी या 5 मिनट उसके अंदर खराब कर देते हैं, बाकी आपके पास बचे 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स के अंदर आपको वो अगले 19 क्वेश्चन्स करने हैं, ठीक है? तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है बच्चों, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको क्या करना है, सिंपल सी कहानी, आपको पहले उन वो क्वेश्चंस को पढ़ना है, उन क्वेश्चंस को पढ़ना है जो सिंगल लाइनर है, जो ईज़ी हैं, जिनको पढ़ने में बहुत ही आसानी हो सकती है, ठीक है? जैसे सिंगल लाइनर है, सिंगल लाइनर्स को आप पढ़ो सबसे पहले, फिर उसके बाद डबल लाइन्स पे आओ, उसके बाद ट्रिपल लाइन्स पे आओ, उसके बाद चौपल लाइन्स पे आओ। जो सबसे लेंथी क्वेश्चन है उसको सबसे लास्ट में करो। जो सबसे जो सबसे ईज़ी क्वेश्चन है उसको सबसे पहले करो। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, आप उनको पढ़ पाओगे। क्योंकि आपने अगर अपने 5 क्वेश्चन्स के सपोज़ दैट कि 5 क्वेश्चन्स लेंथी आ गए, आपने पाँचों के पाँचों कर दिए, सपोज़ दैट कर भी दिए, अच्छे भी कर दिए, लेकिन आपका टाइम खत्म हो गया, जो आगे के 15 क्वेश्चन थे जिनमें से 10 आपको आने थे, वो आप नहीं कर पाए, आपका स्लॉट बंद हो गया। हुआ ऐसा, ऐसा काफ़ी बच्चों के साथ होता है, हमेशा होता है। तो मैंने वो गलती को सुधारा, दूसरे टेस्ट में उसी चीज़ को अपनाया, मैंने सोचा मैंने दूसरे टेस्ट के अंदर क्या किया कि अपने आप को सिर्फ़ वही क्वेश्चन्स करने दिए, मैंने सबसे पहले वही क्वेश्चन्स किए जो सिंगल लाइनर हैं, जो बार-बार मतलब कि सिंगल लाइनर्स का मतलब है कि मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा, पहला क्वेश्चन लेंथी था, छोड़ दिया, पढ़ा भी नहीं मैंने, पढ़ा भी नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखा व सिंगल लाइनर है, कर दिया, ठीक है? आता है तो कर दिया, नहीं आता तो नहीं किया, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके आउट ऑफ माइंड होते हैं, उनको नहीं छेड़ना होता है, जो आपकी नेगेटिव मार्किंग करवा सकते हैं, इसीलिए उनको नहीं छेड़ना होता है। आगे बात समझ में? चलिए मैंने फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपने हम कह सकते हैं कि एक कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया। कॉन्फिडेंस कैसा कि मैंने अपने 3 घंटे के अंदर मैं 200 क्वेश्चन तक पहुंच गया हूँ। चाहे मैंने वो करे हैं, नहीं करे हैं, लेकिन मैंने सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हूँ। तो ये एक आपके अंदर एक कह सकते हैं कि हमारे अंदर सैटिस्फैक्शन होता है बच्चों की, मैं 200 क्वेश्चन तक चला गया, मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो छोड़ा नहीं या पढ़ा नहीं, ठीक है? तो उन उस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर्स को करना है। मैंने ये गलती करी, आपको नहीं करनी है, ठीक है? मेरे टाइम पे 200 क्वेश्चंस का पेपर हुआ करता था। जब मैंने फर्स्ट टाइम पे मतलब सेकंड और जब मैंने दिया, तो फर्स्ट टाइम पे मैंने क्या किया था 200 क्वेश्चंस में से 157 157 क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट राउंड में लगा दिए और फर्स्ट राउंड कब कितने घंटे में कंप्लीट हो गया मेरा 1.5 आवर, मतलब 1.5 घंटे के अंदर मैंने 157 क्वेश्चंस लगा दिए थे, सॉरी 1.5 या फिर हम कह सकते हैं कि पौने 2 घंटे के करीब था, 1.5 घंटे या पौने 2 घंटे के करीब वो टाइमिंग था कि मैंने अपने क्वेश्चंस कितने लगा दिए थे, 157 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे और करेक्ट कर लिए थे, क्योंकि पेपर जो था मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी थी, बहुत अच्छी तैयारी करी थी उस टाइम पे तो मैंने 157 क्वेश्चंस वहां पे लगा लिए फर्स्ट राउंड के अंदर। मुझे अच्छे से पता था कि मुझे वापस से चेक नहीं करने हैं, मुझे अच्छे से पता था कि वापस से चेक मुझे नहीं करने हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपके अंदर इतना दिमाग होना चाहिए कि जो मैंने क्वेश्चन को पढ़ा और जो मेरे अंदर स्ट्राइक हुआ, जो मेरे दिमाग के अंदर स्ट्राइक हुआ मतलब कहीं ना कहीं मैंने उसको पढ़ा है, इसीलिए वो मेरे दिमाग के अंदर आया है।
इसीलिए वो मेरे दिमाग के अंदर आया है और मैं उसको करेक्ट कर पा रहा हूँ। आगे बात समझ में? तो ये आपके अंदर एक स्ट्रैटेजी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है? तो आपको कभी भी अपने क्वेश्चन को बदलना नहीं है, इस बात का आपको फोकस करना है। दूसरी चीज़ कि अब जब मैंने एक डेढ़ या पौने 2 घंटे के अंदर मैं 150 क्वेश्चंस लगा लिए थे। उसके बाद जब मैं सेकंड राउंड पे आया तो मैंने वो क्वेश्चंस को किया जो मुझे डाउट थे। मैंने एलिमिनेशन मेथड को अपनाया हमेशा। एलिमिनेशन मेथड का मतलब आप सभी को पता होगा कि ऐसे 2 ऑप्शंस को हटा दो, 2 ऑप्शंस बच जाते हैं, आप सभी को पता है। एलिमिनेशन का मतलब जो गलत आंसर्स हैं, गलत ऑप्शंस हैं, उनको हटा दो आप। तो उनको हटाया तो उसके बाद क्या देखा मैंने कि 2 क्वेश्चंस बचे, 17 क्वेश्चंस मैंने उसके बाद सॉरी 20 क्वेश्चंस मैंने उसके बाद ऐसे लगाए। 20 क्वेश्चंस मैंने ऐसे लगाए जिनके अंदर मुझे 50-50 डाउट था। 50-50 डाउट था। वो क्वेश्चंस मैंने टच नहीं करे जो मेरे को नहीं आते थे बिल्कुल। ना मैंने पढ़े, ना ही मेरा दूर-दूर तक कोई लेना-देना था। ठीक है? तो 20 क्वेश्चंस को मैंने और लगाया तो इस प्रकार से मैंने 150 प्लस 20 मैंने 177 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था बच्चों। कितने क्वेश्चंस को 157 सॉरी 177 क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट किया था नॉट सेट 2 के अंदर। ठीक है? तो रिजल्ट आपके सामने है जब मैंने अच्छे क्वेश्चंस को किया, अच्छे स्ट्रैटेजी को अपनाया तो मुझे एम्स दिल्ली मिल चुका था। ठीक है बच्चों? तो यहाँ तक जैसा कि मैंने आपको बताया इस तरीके से मैंने अपने आप को पढ़ाई करी है। हाँ, अब मैं बात करता हूँ आपसे कि बुक्स कौन-कौन सी मैंने रेफर करी थी। देखो, आपसे सिंपल सा एक फंडा है। अगर आप कोई भी बुक को पढ़ना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट जो बुक होती है बच्चों, सबसे जो बेस्ट बुक होती है वो कौन-सी है? एनक्लेक्स। सबसे बेस्ट बुक। ठीक है? जो अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए हैं, जो बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है? तो जब अगर अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आपको एक सिंगल लाइनर बुक को प्रेफ़र करना पड़ेगा। सिंगल लाइनर बुक का मतलब है या तो आप पीआर यादव को करो, ठीक है? या फिर आप टारगेट हाई को करो। ठीक है, या तो आप टारगेट हाई को प्रेफ़र करो या फिर आप पीआर यादव को करो। इन दोनों बुक्स में से आपको एक ही बुक को रेफ़र करना है, दोनों को नहीं करना है। करना चाहता है अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप कर सकते हो। ठीक है? आप इसको प्रेफ़र भी कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है दोनों की दोनों। ठीक है? इनको करने के बाद फिर आपको एनक्लेक्स पे जाना है, एनक्लेक्स का पढ़ने का एक तरीका होता है। जैसे आप पढ़ते जाओगे तो आपको वो तरीका आता चला जाएगा। जैसे अगर मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल बात करता हूँ कि आपको कोई भी पता लगा कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बार-बार क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ लंबर पंक्चर। लंबर लंबर पंक्चर की बात करूँ, एलपी की अगर मैं बात करूँ आपसे तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर आता है, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? तो ये एक मोस्ट हाई रेटेड टॉपिक है। तो अगर आपको इसके बारे में पूरा जानना है तो आप इसको एनक्लेक्स से पढ़ो कि भैया एनक्लेक्स से पढ़ने में क्या होगा कि क्योंकि एम्स जो नॉर्सेट के क्वेश्चंस बनाता है वो एनक्लेक्स से ही उठा के बनाता है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे नए-नए जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, जो आपने सोचे भी नहीं होंगे कभी। तो इसीलिए कहता हूँ कि एनक्लेक्स इज़ द बेस्ट बुक फॉर द नर्सिंग। अगर आपको नॉर्सेट के अंदर सिलेक्शन चाहिए तो एनक्लेक्स के बिना सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों। अब मैंने कौन-कौन सी सब्जेक्ट्स पे फ़ोकस किया उसके बारे में बताता हूँ। देखो फ़ोकसेबल जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको 5-6 ही हैं, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। आपको सबसे पहली प्रायोरिटी ओबीसी को देनी है, उसके बाद एफओएन को देनी है, ठीक है? उसके बाद आप एमएसएन पढ़ सकते हो, साइकियाट्री पढ़ सकते हो, ठीक है? साइकियाट्री पढ़ सकते हो, पीडिया पढ़ सकते हो, सीएचएन को लीस्ट प्रायोरिटी देनी है क्योंकि सीएचएन जो है बच्चों, सीएचएन जो है वो बहुत कम पूछी जाती है किसके अंदर हमारे हमारे नॉर्सेट के अंदर। अगर मैं आपसे बात करूँ, उसके बाद आपकी माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है और न्यूट्रिशन है। देखो इन तीनों सब्जेक्ट्स में से अगर मैं बात करूँ तो न्यूट्रिशन को आपको प्रायोरिटी देनी है। न्यूट्रिशन से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? सबसे पहली चीज़ मेरी अच्छी क्या थी? ओबीसी, फंडामेंटल और साइकियाट्री। मेरी तीनों के तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छी थी। ठीक है? एमएसएन में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, कुछ चुनिंदा टॉपिक्स होते हैं, सिर्फ़ आपको उन्हीं को ही पढ़ना होता है। लाइक मैं बात करूँ, आपके गैस्ट्रो की बात करूँ, आपके रीनल की बात करूँ, आपके कार्डियो की बात करूँ, नर्वस सिस्टम से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बहुत कम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं नर्वस सिस्टम से। तो उतना लोड नहीं लेने की जरूरत है। नहीं, नर्वस सिस्टम टफ भी है और आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे इस प्रकार से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है ताकि आप क्या कर पाओ, ताकि
अपने करियर में सक्सेस हो पाओ, किसी प्रकार की कोई इधर-उधर कोई आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े और अपना सक्सेस जो अपना सीट जो है वो आप सिक्योर कर पाओ। ठीक है, मैंने आपको बुक्स के बारे में बताया, अब मैं बात करता हूँ मैं कितने घंटे पढ़ाई करता था और या कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। देखो, अगर जो बच्चा 4th ईयर के साथ पढ़ाई करना चाहता है, तो अगर वो डेली का मतलब है रेगुलैरिटी। देखो रेगुलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर किसी बंदे के अंदर रेगुलैरिटी है, तो वो 100% अपनी सक्सेस को पा सकता है बहुत जल्दी पा सकता है। अगर कोई बच्चा 4th ईयर के साथ पढ़ना चाहता है, तो उसको 2 से 3 घंटे आपको डेली पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डेली पढ़ना है। अगर किसी बच्चे की 4th ईयर पास हो गई है या फिर अब वो प्रिपरेशन कर रहा है, तो आपको क्या करना है बच्चों, प्रिपरेशन के साथ-साथ आपको 4 से 6 घंटे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, डेली, ठीक है? अगर कोई बच्चा कोचिंग कंप्लीट कर चुका है, अगर कोई बच्चा कोचिंग कंप्लीट कर चुका है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? उसके अंदर आपको कम से कम 10 से 12 घंटे रेगुलर पढ़ाई करनी है बच्चों। 10 से 12 घंटे तक आपको पढ़ाई करनी है और आपकी एग्ज़ाम के अंदर अगर आपके एग्ज़ाम के अंदर 1 मंथ रह गया है, अगर आपके एग्ज़ाम के अंदर 1 मंथ रह गया है, तो आपको कम से कम 14 से 16 घंटे पढ़ाई करनी है। 14 से 16 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। मैं मानता हूँ कि सब बच्चों का क्राइटेरिया अलग-अलग होता है, स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया अलग-अलग होता है। कोई बच्चा 10 घंटे पढ़ के भी वही मटेरियल पढ़ता है, 2 घंटे में वही मटेरियल दूसरा बंदा पढ़ लेता है। ठीक है? सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, सबके माइंड कैपेबिलिटी अलग होती है। तो उसमें आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, वो सबको पता होती है चीज़ें, ठीक है? अपने अकॉर्डिंग अगर मैं मेरी बात करूँ, लास्ट 1 मंथ के अंदर मैं 16 से 18 घंटे तक पढ़ता था। मेरा सोने का टाइम बिल्कुल कम हो गया था, मुझे नींद ही नहीं आती थी। एक्चुअली मुझे नींद ही नहीं आती। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसको नींद ही नहीं आती। इस बात का ध्यान रखो, उसके दिमाग में भी क्वेश्चन आंसर चल रहे होते हैं। उसको पता होता है कि कौन से पेज पे क्या लिखा है। अगर आपके अंदर इतना आ चुका है, अगर इतना जज़्बा आ चुका है, तो आप 100% क्रैक कर जाओगे किसी भी एग्ज़ाम को। और जब सिलेक्शन होंगे तो धुआँधार होंगे आपके। आपका नॉट सेट में भी आ जाएगा, आपकी ईएसआईसी में आ जाएगा, आप सीएचओ भी कर जाओगे, आप यूपीपीएससी भी कर जाओ, बहुत सारी चीज़ों में आपका सिलेक्शन होने लगेगा। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार की। अगर आप नर्सिंग फ़ील्ड के अंदर हो, तो ये मानो कि आप बहुत ही लकी इंसान हो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी जो है, सेंट्रल जॉब लगने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लगने वाली है। क्योंकि अदर फ़ील्ड्स में इतना कॉम्पिटिशन है, हालाँकि हमारे फ़ील्ड में भी है, लेकिन अदर फ़ील्ड्स की अगर हम देखें, तो अगर हमारी अगर अदर फ़ील्ड की तुलना करें तो हमारी जो फ़ील्ड में है, वो कॉम्पिटिशन कम है बच्चों। अगर कोई बंदा 6 महीने तक अपने आप दे देता है रेगुलरिटी, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, घर आके ज़रूर पढ़ना है। चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, घर आके ज़रूर पढ़ना है। तो क्योंकि रेगुलरिटी से क्या होता है कि आप हर दिन नया सीखते हो और जब नया सीखता है बंदा, तो एक दिन ऐसा आता है कि सब कुछ सीख चुका होता है। और जब सब कुछ सीख चुका होता है, तो आपको पता है कि उसका सिलेक्शन तो 100% होना ही है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव बातों से दूर रहें। आपको सिर्फ़ पॉज़िटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, अपने लिए, अपने माँ-बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, ताकि आप सफल हो जाओ। और जब आप सफल हो जाओगे, तो जितने भी रिश्तेदार आपसे पीछे छूटे हैं, वो सारे के सारे आपके करीब होना चाहेंगे, ठीक है? तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मेरी ये स्ट्रैटेजी थी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और थैंक यू सो मच।